participate here on 16th also and today also. So to deliver this session, we have Mr. Deepak Kukreti. He is he is a very well experienced person in this domain, and he is a certified chartered wealth manager, and he is also a certified retirement advisor. And he has also 21 years of experience in banking industry, and currently he is advising, I think he is a consultant to, if I'm correct, Deepak ji, if you're a Yes, ma'am. Yes, consultant to ma'am. 200 plus Right. Right. persons on financial planning. So I hope this today's sessions will enlighten all of you through the nuances of the financial planning, and plan your finances accordingly. Thank you. Deepak ji, please go ahead. Yes, ma'am. Thanks a lot, ma'am, for briefing on my behalf and for the introduction. And I would like to congratulate head office and especially team CLI for organizing this webinar. जनरली क्या होता है कि हमारे करिकुलम में कहीं फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं होती है स्कूल में, और यही चीज़ जो है आगे चलते चलते जो है एक बैक बर्नर में आ जाती है हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग। तो आज का ये जो सेशन है ये बेसिकली 50 मिनट्स का रहेगा। इट विल बी अ मीडियम पेस सेशन जिसमें कि वी विल यूज हिंदी एंड इंग्लिश बोथ इंग्लिश, एंड आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज़ इसको पूरा आप अटेंड करें और सारे स्लाइड्स के थ्रू आप जाएं, सो दैट कि जो पूरा जो उसका वैल्यू है वो पूरी आप इसकी ले पाएँ। एंड आई एम वेरी श्योर कि जब आप ये पूरा सेशन ले लेंगे तो जो फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं करता वो डेफिनेटली स्टार्ट कर देगा, और जो ऑलरेडी प्लानिंग करता है वो थोड़ा और बेटर वे में इसको कर पाएगा। राइट, सो लेट्स स्टार्ट। हमारा जो आज का एजेंडा है बेसिकली, जैसा आपको टाइटल से ही सजेस्ट हो रहा है कि हमें फाइनेंशियल प्लानिंग पे बात करनी है, तो इसमें इसको हम ब्रेक डाउन करेंगे स्टेप बाय स्टेप कैसे हमें इसको करना है। ठीक है, इसमें वी विल स्टार्ट विद द कि हमें कैसे अपना रिस्क मैनेज करना है, अपनी वेल्थ को कैसे ग्रो करना है एक मेथोडिकल वे में, किस तरह से हमें अपने गोल्स को, लाइफ के जो भी गोल्स हैं फाइनेंशियल गोल्स, उनको हमें आइडेंटिफाई करना है और स्टेप्स लेने हैं उनको अचीव करने के लिए, और क्या क्या वो टूल्स हैं जिनको हम यूज करेंगे उनको अचीव करने के लिए। सो वी विल टॉक अबाउट इट वन बाय वन। सबसे पहले फाइनेंशियल प्लानिंग होती क्या है, राइट? सो ये कॉपी बुक इसकी डेफिनेशन है। सो फाइनेंशियल प्लानिंग इज बेसिकली इट्स एन आर्ट एंड साइंस ऑफ मैनेजिंग योर इनकम एंड एक्सपेंसेस, योर इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज, और उनको इस तरह से मैनेज करना कि जो भी आपकी सेविंग्स हो रही है उसको चैनलाइज करके अपने लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल गोल्स को हम अचीव करें। एंड वाइल डूइंग ऑल दिस वी आर मैनेजिंग आवर रिस्क ऑल्सो, हमें अपने रिस्क को भी मैनेज करना है। So achieving your goals is important, doing financial planning is important, but first step is risk management. So risk management होता क्या है पहले हम ये समझेंगे। राइट, रिस्क मैनेजमेंट जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, रिस्क मैनेजमेंट योर फाइनेंशियल सीट बेल्ट। व्हाट डू आई मीन बाय फाइनेंशियल सीट बेल्ट? जब भी हम कोई जर्नी स्टार्ट करते हैं, मान लिया मुझे कहीं ड्राइव करके जाना है गाड़ी में, तो मेरा पहला रिएक्शन क्या होता है, या हमारा पहला रिएक्शन क्या होता है, हम अपनी गाड़ी की सीट बेल्ट को लगाते हैं। दैट मीन्स हम ये इंश्योर करते हैं कि हमारी सेफ्टी हो जाए, है ना। हमें एक प्रोबेबिलिटी देखते हैं कि किस तरह से हम अपनी जर्नी को सेव करेंगे। तो उसी तरह से फाइनेंशियल प्लानिंग की जर्नी को सेफ गार्ड करने के लिए हम कुछ फाइनेंशियल सीट बेल्ट्स को लगाएंगे। जैसा कि आपको यहाँ इस पिक्चर में दिख रहा होगा, आपने इसको गैस भी कर लिया होगा कि मैं किन चीज़ों के बारे में पहले बात करूंगा। तो इन्वेस्टमेंट प्लानिंग, जो भी फाइनेंशियल प्लानिंग हम करते हैं उसका पहला स्टेप ही ये होता है। जब तक आप ये ना करें तब तक आपको अपनी इन्वेस्टमेंट या प्लानिंग स्टार्ट नहीं करनी है। सो इन चार में पहला हम डिस्कस करेंगे इमरजेंसी फंड क्या होता है। राइट, आपने बहुत बार सुना भी होगा ये टर्म इमरजेंसी फंड। जैसा कि इसके नाम से ही आपको लग रहा होगा, इमरजेंसी फंड वो फंड होता है जो हम अपनी इमरजेंसी के लिए जमा करके रखते हैं। यानी कि कोई कोई भी ऐसा अनसर्टेन एक्सपेंडिचर जो हमारे पास एकदम से आ जाता है कभी कभी, उसके लिए हम जो प्लानिंग करते हैं वो इमरजेंसी फंड के थ्रू करते हैं। अब ये इमरजेंसी नेचर के जो एक्सपेंसेस हैं वो होते क्या? फॉर एग्जाम्पल, मान लिया कोई प्राइवेट जॉब में काम करता है, वैसे हम लोग तो स्टेबल जॉब में है, लेकिन कोई प्राइवेट जॉब में काम करता है फॉर एग्जाम्पल, तो उसकी जॉब जाने का खतरा कभी भी रहता है। तो उसकी जॉब जब जाती है और जब वो नया जॉब लेता है, उसके बीच में जो गैप आता है, उस गैप में वो अपनी फैमिली कैसे चलाए, है ना।
तो वो उसके लिए एक इमरजेंसी फंड क्रिएट करेगा, जब तक कि उसको नया जॉब मिले तब तक वो एक फंड से पैसा निकालते रहे। या कोई भी ऐसा एक्सपेंडिचर जो हमने एक्सपेक्ट नहीं करा। मान लिया मेरी गाड़ी चल रही है, उसका ब्रेक डाउन हो गया, उसका इंजन खराब हो गया, मेरा मोबाइल गुम हो गया, ठीक है, मुझे कहीं जाना पड़ जाए, मेरे को एयर फेयर का खर्चा हो गया, कोई भी ऐसी मेडिकल इमरजेंसी जहाँ मुझे मल्टीपल टाइम्स डॉक्टर के पास जाना पड़ रहा है। तो ऐसे छोटे छोटे खर्चे जो हम एक्सपेक्ट नहीं करते, हम बजट नहीं करते, बट वो आ जाते हैं, वो आपके इमरजेंसी फंड से आपके निकलते हैं। ठीक है। इसको आप ऐसा मान लीजिए कि जैसे पुराने जमाने में आपकी दादियाँ और नानियाँ, घर की लेडीज जो होती थी, वो पैसों का बंडल बना के डब्बों में रखती थी उसको सेव करके, राइट। तो उसका पर्पस यही होता था कि भाई ये जो पैसे हमने रखे हैं संभाल के छुपा के, ये कभी भी कोई अर्जेंसी आए तब ये काम आए। ठीक है। तो उस पैसे की, इमरजेंसी फंड की दो प्रॉपर्टी होती है बेसिकली, कि जब हमें जरूरत पड़े इमीडिएटली काम आ जाए। ठीक है। और एक ये मतलब ऐसा होना चाहिए इसका कि हमने इसका बटन दबाया और पैसा हमारे हाथ में इमीडिएटली कैश में कन्वर्ट हो जाए। तो पहला तो वो होना चाहिए। दूसरा ये होना चाहिए कि जो हम इमरजेंसी फंड की प्लानिंग करते हैं, इसमें हम ये नहीं देखते कि हमें कितना रिटर्न मिल रहा है, क्या कहाँ लगाएं, कैसा करें। वो सब हमें नहीं सोचता, वो हमारी प्रायोरिटी नहीं होती। हमारी प्रायोरिटी होती है किस तरह से ये पैसा हमारे हाथ में आ जाए जब हमें इमरजेंसी हो। तो आप सवाल ये उठता है, इसे हम कहाँ पे डालेंगे? इसको हम डालेंगे बेसिकली अपने सेविंग अकाउंट में, सो दैट कि जब भी हमें जरूरत पड़े हमें ट्रांसफर कर ले वहां से। या फिर जैसे हमारे पीएनबी में स्कीम है, प्रूडेंट स्वीप अकाउंट, है ना, अगर रिटर्न चाहिए भी और लिक्विडिटी भी चाहिए, तो इन दैट केस वी कैन यूज प्रूडेंट स्वीप अकाउंट। तो पहला हम क्या करेंगे, अपने 6 से 12 महीने का जो हमारा एक्सपेंसेस है, यानी कि अगर मान लिया आपकी सैलरी जो है वो आपका एक्सपेंसेस आपके मान लिया 50,000 पर मंथ है, तो 3 लाख से लेके 6 लाख तक का जो आपका एक आपको इमरजेंसी फंड क्रिएट करना और इन जगह पे उस पैसे को पार्क कर देना है। उसको तभी यूज करना है जब आपके पास कोई इमरजेंसी आए। तो पर्पस ये होता है कि जब भी हम कोई इमरजेंसी आए तो हम बार बार अपनी इन्वेस्टमेंट को टच ना करें, हम उस इमरजेंसी फंड से ही उसको निकालें। दूसरा हमारा होता है टर्म इंश्योरेंस। ये चीज आपको सबको पता होगी, आपने लिया भी होगा आई एम श्योर। तो टर्म इंश्योरेंस का सिर्फ एक ही पर्पस होता है कि जो भी व्यक्ति घर में अर्निंग मेंबर है उसकी इनकम को प्रोटेक्ट करना। टर्म इंश्योरेंस, अब बाय प्योर टर्म प्लान आई मीन टू से कि ऐसा टर्म प्लान जिसमें कि कोई इन्वेस्टमेंट का एंगल नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने टर्म प्लान लिया है और उसमें आपका इन्वेस्टमेंट भी आ रहा है। जैसे कुछ स्कीम्स होती हैं कि आप 5-5 लाख रुपए हर साल दीजिए, 10 साल तक आप 5-5 लाख रुपए दे रहे हैं और फिर आपको 11वें साल से इतना मिलना शुरू होगा। वो सब हमें नहीं करना है, वो इतना हमें कॉम्प्लिकेट नहीं करना है। ठीक है ना। तो जो ये मिक्स्ड प्रोडक्ट होते हैं, जो बंडल्ड प्रोडक्ट होते हैं, जहाँ इन्वेस्टमेंट भी होता है और इंश्योरेंस भी होता है, वो हमको अवॉइड करना है। हमें लेना है एक प्योर टर्म प्लान जिसमें कि सिर्फ हमारी लाइफ हमारी कवर हो रही है, राइट। आई थिंक ये हम सब ने लिया होगा, आई एम वेरी श्योर। उसके बाद थर्ड हो गया हमारा हेल्थ इंश्योरेंस। अगेन बहुत ही कॉमन हमारा ये एक रिस्क मैनेजमेंट का टूल है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। तो जैसे अब हमें हेल्थ इंश्योरेंस हमें कितना लेना है, पहले तो ये है, और कैसे लेना है। तो पहले तो हम अब मान लिया कि घर में 2 अडल्ट हैं और दो दो बच्चे हैं, तो हमें एक फैमिली फ्लोटर प्लान लेना है ऑब्वियसली, जो पूरी फैमिली को उसमें कवर करे। ठीक है। और ये कितना होना चाहिए, ये आप मान के चलिए कि 10 से 12 लाख पर मेंबर। तो मतलब अगर आपके घर में 4 मेंबर हैं सब मिला के, तो 40 से 50 लाख का आपका जो है हेल्थ कवर एक अच्छी कंपनी का होना चाहिए। ठीक है। लेकिन हेल्थ हेल्थ इंश्योरेंस जैसे टर्म इंश्योरेंस है, ये एक बड़ा प्लेन वनीला प्रोडक्ट होता है, इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस एक ऐसा प्रोडक्ट है जहां आपको अपना मैक्सिमम टाइम आपको अपना स्पेंड करना है उसको चेक करने के लिए, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर बहुत सारे क्लॉज होते हैं। यू नो, फॉर एग्जांपल रूम रेंट लिमिट। अब आपके हेल्थ इंश्योरेंस में मान लिया कि क्लॉज डाल दिया कि रूम रेंट लिमिट जो है वो 5,000 की है, और कोई व्यक्ति अगर किसी को हॉस्पिटलाइज होना पड़ जाए और उस हॉस्पिटल में रूम ही 10 लाख 10,000 का अवेलेबल है उस वक्त, तो रूम अवेलेबल है 10,000 का, आपकी लिमिट है रूम रेंट की 5,000, तो आपको जो उसमें रिम्बर्समेंट मिलेगा, हॉस्पिटल को जो पैसा देगा इंश्योरेंस कंपनी, वो कितना देगी? 50%। 5,000 आपकी लिमिट है, 10,000 का रूम है, तो 50% वो रिम्बर्स करेगी, तो वो 50% आपके पूरे हॉस्पिटल के बिल पे एप्लीकेबल हो जाएगा। तो इसेंशियली दैट मीन्स कि अगर आपको हॉस्पिटल का बिल 10 लाख का आता है, तो 50% ही आपका रियम्बर्स होगा, जस्ट बिकॉज कि आपने वो रूम रेंट का क्लॉज नहीं पढ़ा। तो रूम रेंट लिमिट आपकी जो होनी चाहिए वो बेसिकली अनलिमिटेड होनी चाहिए, उसमें कोई सीलिंग नहीं होनी चाहिए, राइट। तभी आपका पॉसिबिलिटी बढ़ेगी कि आपका पूरा बिल पास हो। इसके अलावा कुछ क्लॉज होते हैं आपके, कोपे क्लॉज। अब कोपे क्लॉज क्या होता है? कई पॉलिसीज में अपना आपका प्रीमियम कम करने के लिए ये क्लॉज चुपचाप से डाल दिया जाता है
और को फॉर एग्जांपल आपकी पॉलिसी में डाल दिया कि को पे क्लॉज है 20%। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर 10 लाख का बिल आएगा तो 20% आपने पे करना है और 80% हॉस्पिटल पे करेगा। ठीक है ना? तो हम नहीं चाहेंगे कि ऐसे किसी मौके पे हमें अपनी जेब से पैसा देना पड़े। तो ये क्लॉज हमको एक देख के चलना है। ये क्लॉज डालने से आपका प्रीमियम तो कम हो जाएगा बट आपका पर्पस सॉल्व नहीं होगा जो आपको जरूरत पड़ेगी। सिमिलरली एक क्लॉज होता है डिडक्टिबल्स। तो मान लिया कि किसी पॉलिसी में होता है कि 2 लाख इज द डिडक्टिबल अमाउंट, 10 लाख की पॉलिसी है। तो इसका मतलब ये होगा कि 2 लाख तक जितने भी खर्चे होंगे वो आपको पहले अपनी पॉकेट से पे करने हैं। उसके बाद जो बिल आएगा तब आप उसको हॉस्पिटल पे देंगे उसको रिम्बर्स करने के लिए। अगेन दिस इज द क्लॉज विच इज यूज टू मिनिमाइज योर प्रीमियम, है ना? लेकिन हमें ऐसे क्लॉज से हमें बचना है। बाकी आप जानते ही होंगे वेटिंग पीरियड जो होता है, प्री एग्जिस्टिंग डिजीज का वेटिंग पीरियड जितना कम हो उतना अच्छा है। प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस उसमें कवर होने चाहिए। मतलब ये हुआ, ये हॉस्पिटलाइजेशन से पहले जो डॉक्टर की विजिट्स हो गई, डायग्नोसिस का खर्चा हो गया, वो प्री में कवर होता है। और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन जो भी आपके केयर होते हैं वो सारे पोस्ट में कवर होते हैं। तो ये जितना कम हो उतना अच्छा है आपके लिए। इसके अलावा आपने देखनी है कि जिस कंपनी की आप पॉलिसी ले रहे हैं उसका क्लेम सेटलमेंट रेशियो कैसा है। ठीक है? इसके अलावा आपने देखना है कि इसके अगेंस्ट कंप्लेंट कितनी है। तो इस तरह से जो है आपने उस पॉलिसी को चेक करना है। ये पॉलिसी आपने बिल्कुल मैग्नीफाइंग ग्लास लगा के चेक करनी है, एक एक क्लॉज। और टर्म इंश्योरेंस में और हेल्थ इंश्योरेंस में आपने प्रीमियम के लिए ये देखना है बेसिकली कि टर्म इंश्योरेंस में कंपनी अच्छी होनी चाहिए, लेकिन वहाँ पे प्रीमियम जितना कम हो उतना अच्छा है। जितना सस्ता टर्म प्लान होगा उतना अच्छा होगा। लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस में इसका उल्टा है। इसमें आपने अपना प्रीमियम नहीं बचाना। इसमें आपने आपने सारे क्लॉज पढ़ने हैं, प्रॉपर एडिक्वेट कवर लेना है, भले ही वो प्रीमियम कितने का भी आए। ठीक है? इसके अलावा जो हमारी, जब हमने ये 3 चीज कवर कर ली तो लास्ट हमारा है क्रिटिकल इलनेस कवर। अब क्रिटिकल इलनेस कवर क्या होता है? क्रिटिकल इलनेस कवर वो कवर होता है जो आपके सिर्फ क्रिटिकल इलनेस यानी कि जो क्रिटिकली आपकी जो बीमारियां होती हैं उसको कवर करता है। आपकी पॉलिसी में 20 से लेके करीब 100 बीमारियां होती हैं क्रिटिकल, वो कवर होती हैं। अब आप ये पूछेंगे कि क्रिटिकल इलनेस कवर हम क्यों लें जबकि हमारे पास हेल्थ इंश्योरेंस ऑलरेडी है। तो हेल्थ इंश्योरेंस जो आपका होता है वो आपका इंडेमनिटी बेस्ड होता है, यानी कि जितना आपका बिल आएगा उतना ही आपका इंश्योरेंस कंपनी हॉस्पिटल को देगी। जबकि क्रिटिकल इलनेस कवर जो होता है वो आपका एक लमसम इंश्योरेंस, लमसम आपका इंश्योरेंस कवर होता है। मतलब इसका ये होता है कि जो भी पॉलिसी में क्रिटिकल डिजीज दिए हैं अगर वो डायग्नाइज भी हो जाते हैं तो भी आपको उसका इमीडिएटली आपको उसका एक लमसम पैसा आपको मिल जाता है। ठीक है? फॉर एग्जाम्पल मान लिया किसी को अनफॉर्चुनेटली कैंसर डायग्नाइज हो गया है, तो अब वो पहले हॉस्पिटलाइज भी होगा। तो उसको हेल्थ इंश्योरेंस जो भी उसके खर्चे होंगे जो हॉस्पिटल में हो रहे हैं, कीमोथेरेपी हो रहा है, डॉक्टर की विजिट्स हो रही हैं, बाकी चीज़ें जो भी खर्चे हो रहे हैं, दवाइयाँ आ रही हैं, ठीक है, वो सारे आपके हेल्थ इंश्योरेंस से कवर होंगे। लेकिन क्रिटिकल इलनेस कवर अगर उसने लिया है तो एक उसको एक लमसम, उसको एक सम एश्योर्ड भी मिलेगा। क्योंकि अगर किसी को क्रिटिकल इलनेस होती है तो वो हॉस्पिटलाइज हो जाता है और उसकी इनकम जो है कुछ टाइम के लिए रुक भी सकती है ना? और हॉस्पिटल से छूटने के बाद उसके कोई उसकी केयर टेकिंग के एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं, बाकी चीज़ें बढ़ जाती हैं, तो ये उसको कवर करता है। तो आइडियली हमें क्रिटिकल इंश्योरेंस भी लेना है और ये हमें हेल्थ इंश्योरेंस से बाहर लेना है। आई थिंक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉलिसी। अभी अभी आईसीएमआर की एक स्टडी हुई है जिसमें ये लेटेस्ट स्टडी में ये पाया गया कि हमारे देश में 15 लाख कैंसर के केसेस डायग्नोज होते हैं हर साल, है ना? तो ये कोई लो प्रोबेबिलिटी वाली चीज़ नहीं है। वी शुड बाय इट। फाइनेंशियल वर्ल्ड में एक टर्म यूज करते हैं कि यू आर जस्ट वन क्रिटिकल डिजीज अवे फ्रॉम पॉवर्टी। यानी कि किसी व्यक्ति को अगर कोई क्रिटिकल इलनेस हो जाती है अनफॉर्चुनेटली, तो वो पॉवर्टी में भी आ सकता है क्योंकि इतने खर्चे होते हैं। जो मेंटल स्ट्रेस होता है वो होता है, लेकिन जो फाइनेंशियल स्ट्रेस होता है वो अलग। तो एक एक प्रूडेंट फाइनेंशियल प्लानिंग का पहला स्टेप हो गया आपका रिस्क मैनेजमेंट। तो जब आप ये चारों चीजें कर लें उसके बाद ही आपने इन्वेस्टमेंट की तरफ आपने बढ़ना है। राइट? ठीक है। अब हमने अपना रिस्क मैनेजमेंट कर लिया, अब हमारा पहला और बेसिक स्टेप हमारा होता है बजटिंग। सुनने में ये लगता है कि बहुत ही कॉमन सी चीज़ है, ये तो हो जाती है, बहुत लोग करते भी हैं। बट बजटिंग के कुछ अगर हम मेथड फॉलो करेंगे तो ही हम जो है आप सेविंग को ठीक से मतलब चैनलाइज करने में हम सक्सेसफुल होंगे। बजटिंग हमें कैसे करनी है? तो ये एक बजटिंग रूल होता है।
50-30-20 रूल। आप देखेंगे इसको हमने पूरे बजटिंग को 3 पार्ट्स में बांटा है। एक हो गया नीड्स, एक हो गया वांट्स, एक हो गया सेविंग्स। तो नीड्स का मतलब ये वो खर्चे हैं बेसिकली कि जो कि आपको करने ही करने हैं, है ना, आपके सर्वाइवल से लिंक्ड हैं। ग्रोसरीज, घर का राशन हो गया, आपका यूटिलिटी बिल्स हो गए, आपका अगर घर आपने लोन पे लिया तो घर की ईएमआई हो गई, उसका मेंटेनेंस हो गया, फिर आपके जो मैंने बताया हेल्थ पॉलिसी से पॉलिसी लेनी है उनके प्रीमियम हो गए, गाड़ी अगर है तो उसकी ईएमआई हो गई, उसका मेंटेनेंस हो गया। ये जितने भी आपके ईएमआईज हैं सारे आपके इसके नीड्स के अंदर आ गए, ठीक है। तो हमारे इसेंशियल्स, हमारी ईएमआईज, यूटिलिटीज सारे आपके नीड्स में आएंगे। आइडियली इट शुड बी रिस्ट्रिक्टेड टू 50% ऑफ योर बजट, यानी कि जो आपकी इन हैंड सैलरी आती है उसका 50% आपका नीड्स में जाना चाहिए। वांट्स क्या होता है? वांट्स होता है डिजायर, जो चीज़ हम डिजायर करते हैं कि ये चीज़ हमें चाहिए, हमें जो चीज़ हमें खुशी देती है ना, तो उस पे हम मान लिया शॉपिंग हो गई, डाइनिंग आउट हो गया, बाहर जाते हैं खाना खाते हैं, आपकी कोई भी हॉबीज हो गई, ट्रैवल हो गया, तो इन पर हमें कोशिश करेंगे कि इस पे हम 30% से ज़्यादा खर्चा ना करें, ठीक है। और जब हम ये नीड्स और वांट्स पूरा कर लेते हैं तब जो बचता है वो हमारी सेविंग है, राइट। तो वी नीड टू इंश्योर कि कम से कम 20% तो हम सेव कर ही करें, 20% इज अ मिनिमम, समझिए आप इस तरह से, ठीक है। अब आप वैसे कई लोग बोलेंगे कि भाई 50% नीड तो बहुत कम हो गया, हमारे तो लोन की ईएमआई बहुत होती हैं, जो कि बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है। मैं बहुत लोगों से मिलता हूँ, बहुत लोगों की फाइनेंशियल प्लानिंग जब मैं करता हूँ और अपने बैंक की भी करता हूँ, जब अपने स्टाफ की, तो मैं देखता हूँ कि लोन्स बहुत सारे होते हैं, ठीक है। तो हमें एटलीस्ट इनिशियल स्टेज में हमें ये अवॉइड करना चाहिए कि हम बहुत सारे लोन ले लें जस्ट बिकॉज कि हमें लोन अवेलेबल है, चीप रेट पे अवेलेबल है, दैट डजंट मीन कि हम पूरे लोन ही ले लें, है ना। तो आप अपने लोन को दो पार्ट में डिवाइड करिए, गुड डेट एंड बैड डेट। कौन से लोन गुड होते हैं, कौन से लोन बैड होते हैं। तो गुड लोन में आपके आ गए आपके हाउसिंग लोन जो आपका हो गया, दैट इज अ गुड लोन, क्योंकि आपको आपको घर चाहिए रहने के लिए, ठीक है। आपकी पढ़ाई के लिए, आपके बच्चों की पढ़ाई के लिए जो लोन ले रहे हैं दैट इज अ गुड लोन। अपने स्किल बढ़ाने के लिए जो लोन ले रहे हैं वो एक गुड लोन है, ठीक है। एक घर आपने और लेना है, मैं उसको किराए पर चढ़ा दूंगा, फिर मेरा किराया आएगा, फिर मैं ये करूंगा, दैट इज अ बैड लोन, ठीक है। एक घर आपने ले लिया अपने लिए वो ठीक है, लेकिन एक और लेना चाह रहे हैं तो दैट इज अ बैड लोन, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपके इस हेड को बढ़ाएंगी। बैड लोन में आपका बाकी आपका जो भी एक्सपेंसेस, आपके क्रेडिट कार्ड जो आपके आ गए, है ना, वो कई बार हम जुडिशियसली इसको यूज़ करते नहीं हैं, तो दैट इज काइंड ऑफ अ बैड लोन। आपका बाय नाउ पे लेटर स्कीम्स होती हैं, अमेजोन पे होती हैं, ये हो गए आपके। एप्पल फ़ोन लोग ले लेते हैं, हर 2 साल में अपग्रेड करते हैं, लोन पे लेते हैं। इंडिया में तो 75% लोन जो है एप्पल के फ़ोन के, वो सारे जो है एप्पल फ़ोन के जो भी लिए परचेज हैं सारी लोन पे ले रखी है बेसिकली, है ना, 75%। तो ये सब बैड लोन में आता है। तो इनको अगर हम अवॉइड करेंगे ना बेसिकली, तो देन वी विल बी एबल टू स्ट्राइक अ बैलेंस एंड सेव 20%, ठीक है। मैं ये नहीं कहता कि वांट्स में कोई कट कट करे। आई एम अ फर्म बिलीवर कि ये जो वांट्स है ना हमारी, इसको हमें कर्व नहीं करना चाहिए। हाँ, इंसान को खुशी चाहिए होती है, वो शॉपिंग करके और डाइनिंग करके और ट्रैवल करके ही आएगी, तो खर्चा अपना ईएमआई में थोड़ा कम करेंगे तो वांट्स आपका होगा, बट सेविंग हमें बचानी है, ठीक है। तो बजटिंग हम क्यों करते हैं, ये बताता हूँ हमारा पैसा कहाँ जा रहा है, हम ओवर स्पेंडिंग कर रहे हैं, कितना सरप्लस हमारे पास सेविंग के लिए बच रहा है। हमारे पास एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन आता है सबसे पहली बात, ठीक है। और जो मैंने बताया गिल्ट फ्री स्पेंडिंग, कई बार होता है कि हम खर्चा करते हैं और हमें बड़ा गिल्ट भी हो जाता है कि हमने खर्चा कर दिया, अब बचाएंगे कैसे। लेकिन जब हमने वो बजट कर लिया कि भाई मेरे को 1 लाख की सैलरी है, 30,000 मुझे ट्रैवल पे खर्चा कर दिया, तो आपको वो गिल्ट नहीं होगा, क्योंकि आपने वो वांट वाले हेड से कर दिया, ठीक है। तो 50-30-20 बजटिंग रूल अगर आप फॉलो करेंगे तो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। अपने हिसाब से उसको वांट और नीड में टिंकर कर सकते हैं, बट सेविंग आपकी होनी चाहिए, ये आपका बॉटम लाइन है। और ये मैं हमेशा कहता हूँ, डिलेड ग्रेटिफिकेशन इज द की। इसका मतलब क्या हुआ? डिलेड ग्रेटिफिकेशन का मतलब हुआ कि हम लॉन्ग टर्म बेनिफिट को चूज कर रहे हैं शॉर्ट टर्म प्लेजर के ऊपर। यानी कि मान लिया कि मुझे कहीं एक पेस्ट्री दिखती है, तो मैंने पेस्ट्री खा ली और डाइट, अब मैं डाइट पे स्टिक नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो पेस्ट्री खा ली, दैट इज इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, लेकिन मैंने नहीं खाई एंड आई एम स्टिकिंग टू माई डाइट, दैट इज अ डिलेड ग्रेटिफिकेशन। मुझे गाड़ी खरीदनी है, मैं इमीडिएटली जाके मैंने लोन भरा और गाड़ी ले ली, 30 लाख की, सैलरी मेरी 1.5 लाख है, तो दैट इज इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, ठीक है। लेकिन इसी को अगर मैं डिले करूं, उसकी प्लानिंग करूं, सेविंग करूं, फिर लूं, दैट इज अ डिलेड ग्रेटिफिकेशन।
अभी आप लोगों ने एक एक इंटरव्यू भी देखा होगा, एलोन मस्क के साथ निखिल कामत का इंटरव्यू आता, तो निखिल कामत ने एलोन मस्क को बताया था कि उसके हाथ में एक टैटू है, उसमें लिखा है डिलेड ग्रेटिफिकेशन। ठीक है, तो आप ये समझिए कि निखिल कामत जो जीरोधा का फाउंडर है, ही इज नॉट इवन अ मिलियनियर, ही इज अ बिलियनियर। एक बिलियनियर इस तरह से सोचता है कि वो डिलेड ग्रेटिफिकेशन में बिलीव करता है, तो ऑब्वियसली हम भी कर सकते हैं, राइट? तो अब हमने अपना रिस्क मैनेजमेंट कर लिया, बजटिंग कर ली, बेसिक। तो अब हम क्या कर सकते हैं इसमें, अपना गोल प्लानिंग, राइट? सबसे इंपॉर्टेंट, गोल प्लानिंग इज बेसिकली द हार्ट एंड सोल ऑफ योर फाइनेंशियल प्लानिंग। इट इज जीपीएस ऑफ योर मनी। क्यों? जब भी हम कहीं जाते हैं तो अपने गूगल मैप में हम उस जगह का नाम डालते हैं और फिर उसको हम फॉलो करते हैं। तो गोल प्लानिंग भी ऐसा ही है, ये आपके पैसों का जीपीएस है। आप अपने गोल्स बनाएंगे और उसका फॉलो करेंगे, तो इट विल हेल्प यू इन द जर्नी ऑफ योर फाइनेंशियल प्लानिंग। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जो गोल प्लानिंग हमें करनी है वो, इट शुड बी अ स्मार्ट गोल प्लानिंग। ठीक है, स्मार्ट से मेरा क्या मतलब है? स्मार्ट से मेरा मतलब है एस, एस मैंने स्पेसिफिक। मुझे स्पेसिफिक होना है कि मेरा गोल क्या है। मेरा गोल बच्चों की एजुकेशन के लिए है, मेरा गोल उनकी शादी के लिए है, मेरा गोल मेरे रिटायरमेंट के लिए है। मेरा गोल क्या है वो मुझे स्पेसिफाई करना पड़ेगा, इट शुड बी स्पेसिफिक। देन एम, एम इज मेजरेबल। मेरा जो गोल है ना वो मेजरेबल होना चाहिए, कि बच्चे की पढ़ाई के लिए मेरे को 25 लाख चाहिए, अपने रिटायरमेंट के लिए 7 लाख चाहिए। तो आई शुड बी एबल टू मेजर इट, राइट? अचीवेबल। कोई ऐसा अनरियलिस्टिक गोल नहीं होना चाहिए, अचीवेबल होना चाहिए, जो आपके जो आपने बजटिंग करी उसी के अंदर अंदर वो आता हो सारा, राइट? रेलेवेंट, आपकी लॉन्ग टर्म और ऑब्जेक्टिव से वो अलाइन करता हो। एंड टी इज टाइम बेस्ड। टी इज वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी गोल है वो हमें कब करना है, मुझे रिटायरमेंट की प्लानिंग करनी है कितने साल में करनी है, बच्चों की एजुकेशन का करना है कब, कब करना है। तो हम एक टाइमलाइन ड्रॉ करते हैं कि 3 साल में मेरे बच्चों की पढ़ाई होगी, हायर एजुकेशन, 7 साल में उनकी शादी होगी, 18 साल बाद 20 साल में मेरा रिटायरमेंट होगा। तो मैंने इस तरह से अपनी टाइमलाइन क्रिएट कर ली, उसके अकॉर्डिंगली मैं अपने गोल बनाऊंगा, नॉट गोल, स्मार्ट गोल्स। तो स्मार्ट गोल में ये 5 इसकी प्रॉपर्टीज हैं, ये 5 चीजें इसमें होनी चाहिए: स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रिलेवेंट एंड टाइम बेस्ड। ठीक है, इसको हम समझते हैं एक एग्जाम्पल के साथ। स्मार्ट गोल, मैं बोलूं मुझे बहुत रिच बनना है, ठीक है, इज इट अ स्मार्ट गोल? इट इज नॉट, राइट? लेकिन अगर मैं कहूं कि मुझे 5 करोड़ अक्यूमुलेट करने हैं अपने रिटायरमेंट के लिए 20 साल में, तो नाउ मैं यहाँ पर्पस भी डिफाइन कर रहा हूँ, उसको मेजर भी कर रहा हूँ और टाइम भी बता रहा हूँ। इट्स स्मार्ट गोल, राइट? आई वांट टू सेव फॉर माय चाइल्ड्स एजुकेशन। अब मैं बता तो रहा हूँ लेकिन मैंने यहाँ टाइमलाइन नहीं दी है कि कब तक करना है, कितना करना है। लेकिन मैं बोलूँ आई वांट टू सेव 25 लाख फॉर माय चाइल्ड्स एजुकेशन इन 10 years थ्रू मंथली SIP ऑफ 10,000। सो दिस इज अ स्मार्ट गोल। तो ये हो गया हमारा स्मार्ट गोल। ठीक है, अब कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी सेविंग उतनी नहीं होती जितने हमारे गोल्स हैं। इन दैट केस हम गोल को प्रायोरिटाइज करते हैं। सो बाय प्रायोरिटाइज आई मीन टू से कि मान लीजिए मेरे पास 2 गोल हैं, एक मेरा रिटायरमेंट का और एक मेरा मान लिया वर्ल्ड टूर का। तो वर्ल्ड टूर मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि रिटायरमेंट, रिटायरमेंट तो मैं रिटायरमेंट की प्लानिंग करूंगा। एक बच्चे की शादी है और बच्चों की एजुकेशन है, दो में से मैं एक ही गोल कर पा रहा हूँ, तो मैं कौन सा करूंगा? एजुकेशन इज मोर इंपॉर्टेंट, देन आई विल प्रायोरिटाइज एजुकेशन ओवर इट। इसको हम आगे भी समझेंगे एग्जाम्पल के साथ। तो ये, ठीक है, अब नेक्स्ट, हाँ बेसिकली ये क्या है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टडी है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी एक बहुत ही रिनाउंड यूनिवर्सिटी है, इसने 1979 में एक स्टडी करी। उस स्टडी में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने करीब 1,000 लोगों पे ये स्टडी करी 1979 में, और उन लोगों को 3 ग्रुप में बांटा। पहला ग्रुप वो हो गया कि जो अपने गोल्स को ना सेट करते हैं ना प्लान करते हैं। दूसरा ग्रुप वो हो गया जो अपने गोल्स को सेट करते हैं लेकिन प्लान नहीं करते। और तीसरा हो गया जो अपने गोल्स को सेट करते हैं और प्लान भी करते हैं। ठीक है, तो इन 3 लोगों पे स्टडी करी, और जब वो इनसे मिले 10 साल के बाद, तो ये पाया गया कि जो 13% लोग हैं जो कि अपने गोल्स को सेट करते हैं पर प्लान नहीं करते, गोल को सेट करते हैं, उन्होंने उन 84% लोगों से 2 गुना ज्यादा पैसा कमाया, जो कि ना गोल गोल सेट करते हैं ना प्लान करते हैं, राइट? लेकिन शॉकिंग चीज ये थी कि जो 3% लोग थे
जो गोल को सेट भी करते हैं और प्लान भी करते हैं, उन्होंने पूरे ग्रुप से 10 टाइम्स ज्यादा वेल्थ क्रिएट करी। यानी कि जो व्यक्ति गोल को सेट भी कर रहा है, लिख भी रहा है और प्लान भी कर रहा है, वो ज्यादा सक्सेसफुल हुआ इस केस में, इस स्टडी में। और यही स्टडी जो है वो बाद में जाके येल यूनिवर्सिटी ने भी करी, एक डोमिनिशिया यूनिवर्सिटी है उसने भी करी, और उन्होंने भी कुछ यही पाया कि जो अपने गोल्स को लिखते हैं और प्लान करते हैं, वो ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं एज कम्पेयर टू अदर्स। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ बेसिकली, व्हेन व्हाट गेट्स रिटर्न गेट्स रिव्यूड। जो हम लिखते हैं उसको हम रिव्यू करते हैं, राइट? और जो हम रिव्यू करते हैं उसको हम अचीव करते हैं। तो गोल लिखेंगे तो तभी हम उसको रिव्यू करेंगे, और रिव्यू करेंगे तभी उसको हम अचीव करेंगे। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल क्या है, हम ही लोग हैं। जो हम जितने भी बैंकर्स हैं, जितने भी आप लोग, आप में से कहीं ब्रांच हेड होंगे, कहीं पहले ब्रांच हेड रहे होंगे, ठीक है? तो आप लोग ये नोट करोगे कि जो हमारे बैंक के बजट होते हैं, जितने भी स्मार्ट ब्रांच हेड होते हैं, सारे स्मार्ट होते हैं, तो वो अपनी डायरी के पहले पन्ने पे हमेशा सारे गोल को सेट करके लिखते हैं कि ये मेरा कासा का गोल है, ये रिटेल लैंडिंग का है, ये मेरा एमएसएमई का है, ये टोटल क्रेडिट, सारे गोल लिखते हैं। और जब वो लिखते हैं तो वो उसको रिव्यू करते हैं और उसको बार बार उसकी तरफ काम करते हैं, फिर उसको अचीव कर पाते हैं, राइट? तो ये चीज़ जब हम अपने बैंक में कर सक्सेसफुली कर रहे हैं, तो अपनी पर्सनल लाइफ में भी हमको अपने गोल्स को लिखना चाहिए, उनको रिव्यू करना चाहिए और उनके लिए प्लान करना चाहिए, राइट? सो दिस इज अ स्टडी। अब एक आइडियली एक स्मार्ट गोल कैसा दिखना चाहिए? तो मान लिया मेरे ये 4 गोल हैं, जिसमें मुझे अपने घर की डाउन पेमेंट के लिए 10 साल में 35 लाख रुपए जमा करने हैं, बच्चे की हायर स्टडीज़ के लिए 17 साल में 60 लाख करने हैं, डाउन पेमेंट करना है गाड़ी का 5 साल में 5 लाख, और रिटायरमेंट 7 करोड़ उनको चाहिए 30 साल में। तो मैं उसकी प्लानिंग कर रहा हूँ। तो ये मेरी प्लानिंग हो गई, ठीक है? डिफरेंट डिफरेंट प्लान, डिफरेंट डिफरेंट गोल्स हो गए। तो टोटल मेरा टारगेट अमाउंट हो गया 8 करोड़ रुपए, ठीक है? डिफरेंट गोल्स। और मेरा टोटल मंथली सेविंग जो कि मुझे हर महीने सेव करना है, मतलब सेविंग का मतलब ये नहीं कि हमें उसका सेविंग अकाउंट में डाल देना है, उसका हम एसआईपीज या कोई मार्केट लिंक प्रोडक्ट में डालेंगे, जहाँ हमें कम से कम 12% का सीएजीआर मिले, जो मिलता है हिस्टोरिकली। तो आप देखेंगे कि इतने सारे गोल्स, सुनने में लगा था 8 करोड़ कितना डिफिकल्ट है, लेकिन वो 53,000 की सेविंग से ही कंप्लीट हो गया। सो दिस इज स्मार्ट गोल। आप लिखेंगे तो ही इसको कर पाएंगे। जैसे बाबा रामदेव बोलते हैं ना, योगा करने से होगा, तो गोल अचीव लिखने से ही होगा आपका बेसिकली, है ना? और अभी आपको लगे कि 53,000 बहुत ज़्यादा है, तो फिर अगेन जो मैंने बताया था, आपको अपने गोल को प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। आपके लिए कौन सा गोल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उस पर आप वर्क करेंगे। जो इंपॉर्टेंट नहीं है वो बाद में देखेंगे उसको। या कई बार ऐसा होता है कि कोई कोई जैसे चाइल्ड हायर एजुकेशन है, इसकी प्रायोरिटी तो है, लेकिन मेरे पास इसका लोन अवेलेबल है, मेरे को बैंक से लोन मिल सकता है, तो मैं इस गोल की प्लानिंग अपने बैंक के लोन से कर सकता हूँ बाद में जाके। तो मैं ये 9,500 रुपये यहाँ से कम कर दूंगा, अगर मेरा बजट अलाउ नहीं कर रहा, ठीक है? तो इस तरह से हम गोल को प्रायोरिटाइज करेंगे और उसकी प्लानिंग करेंगे, राइट? सो नेक्स्ट, अब हम टुवर्ड्स इन्वेस्टमेंट जा रहे हैं, हमें इन्वेस्टमेंट को कैसे अप्रोच करना है। तो इन्वेस्टमेंट सिंपल सा एक फंडा है कि आप क्या इन्वेस्ट करते हैं, कहाँ इन्वेस्ट करते हैं, ये डिपेंड करता है आपका रिस्क प्रोफाइल क्या है। जितने लोग हैं दुनिया में, जैसे उनकी फिंगरप्रिंट सबके अलग अलग होते हैं, वैसे ही उन सबकी फाइनेंशियल प्लानिंग भी अलग अलग होती है। यानी कि हम सब इंडिविजुअल्स का रिस्क प्रोफाइल अलग अलग होता है। किसी की रिस्क लेने की क्षमता ज्यादा होती है, किसी की कम होती है। ये डिपेंड करता है आपकी किस एज में हो, किस स्टेज ऑफ लाइफ में हो, आप पे कितने डिपेंडेंट्स हैं, आपकी नेटवर्थ क्या है, आपका इनकम प्रोफाइल क्या है, आपका जॉब स्टेबल है कि नहीं है, आपके फाइनेंशियल गोल्स क्या हैं। ये सारे फैक्टर डिसाइड करते हैं कि आप कितना रिस्क ले पाएंगे, ठीक है ना? तो हम सबका एक रिस्क प्रोफाइल होता है, क्योंकि हम फाइनेंशियल प्लानिंग में कहते हैं कि वन साइज डज नॉट फिट ऑल। एक ही तरह से हम सब काम नहीं कर सकते, राइट? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। रिस्क प्रोफाइलिंग इसको हम बोलते हैं। और रिस्क प्रोफाइलिंग को मैं बोलता हूँ, रिस्क प्रोफाइलिंग को इन्वेस्टिंग का केवाईसी। जैसे बैंक में हम अकाउंट खोलते हैं या कस्टमर रिलेशनशिप स्टार्ट करते हैं, उससे पहले उसका हम केवाईसी करते हैं। वैसे अगर मुझे अब इन्वेस्टमेंट करनी है, तो पहले मुझे अपना रिस्क प्रोफाइल पता होना चाहिए। तो ब्रॉडली इसको हम 3 कैटेगरीज में डाल सकते हैं। एक आपका हो गया कंजर्वेटिव, एक आपका हो गया मॉडरेट, एक आपका हो गया एग्रेसिव। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं रिस्क प्रोफाइलिंग करता हूँ अपनी, ठीक है, तो रिस्क प्रोफाइल का क्या होता है, वो आपसे कुछ 10-12 क्वेश्चन पूछता है। उस क्वेश्चन में आप क्या आंसर देते हो, उसके हिसाब से वो आपको बताता है कि आपका रिस्क प्रोफाइल क्या है।
तो मान लिया मैंने एक क्वेश्चन दिया कि मेरा 20 लाख रुपया मार्केट में लगा हुआ है म्यूचुअल फंड्स में, और मार्केट 30% क्रैश हो गया, 20 लाख आपका 14 लाख पे आ गया, तो आप क्या करेंगे? ऑप्शन वन, ऑप्शन ए हो गया कि आपको डर लगेगा कि भाई ये तो बहुत ज़्यादा हो गया, यहाँ से पैसा निकालो, एफडी में डालो, सेव करो उसको, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी हो गया कि ठीक है गिर गया है कोई बात नहीं, वेट कर लेते हैं, ऊपर तो आएगा तो देखेंगे। और ऑप्शन सी हो गया कि मार्केट गिर गया है, लेकिन मुझे पता है कि मार्केट जब भी गिरता है तो वापस वो बाउंस भी करता है, तो मैंने और 4-5 लाख रुपए लगा दिए। तो तीन तरह के लोग हो गए। एक, जिसने वो बेच के निकल गया, वो हो गया कंजर्वेटिव, ठीक है ना, दैट पर्सन इज कंजर्वेटिव, वो रिस्क को झेल नहीं सकता। दूसरा, जो जो मार्केट गिरा उसने कोई एक्शन नहीं लिया, वो हो गया मॉडरेट, रिस्क लेने की क्षमता है उसमें थोड़ी बहुत। और तीसरा, जो कि और पैसा डाल रहा है, वो हो गया आपका एग्रेसिव। तो इस तरह से हम अपने को आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारा रिस्क प्रोफाइल क्या है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब जब हम आगे जा रहे हैं इन्वेस्टमेंट की तरफ, तो हमें पता होना चाहिए कि हमारे बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या हैं, किन किन चीज़ों में हम जोड़ तोड़ के इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो एसेट क्लास अगर मैं बोलूँ ब्रॉडली, तो ये चार तरह के हो गए। वैसे तो और भी होते हैं, बट मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो रेगुलेटेड है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट क्रिप्टो एंड अदर थिंग्स। सो मान लिया इक्विटी हो गया। सो इक्विटी में आपका डायरेक्ट स्टॉक्स आ गए, म्यूचुअल फंड आ गए, ईटीएफ आ गए, ठीक है, ये सारे आपके इंडेक्स फंड आ गए, ये इक्विटी में आ गए। डेट में आपके एफडी, आरडी, सुकन्या समृद्धि, पीपीएफ, ईपीएफ, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ये सारे डेट में आ गए। गोल्ड, तो गोल्ड है ही, एसजीबी हो गया, फिजिकल गोल्ड हो गया, ठीक है। और रियल एस्टेट, रियल एस्टेट जहाँ हम जो टेंजिबल एसेट है, इनकी जो हम देख सकते हैं, जहाँ हम रहते हैं, ठीक है। तो ये सारे एसेट कहीं ना कहीं हमारे पास होते हैं। ग्रोथ चाहिए तो हम इक्विटी में जाएंगे, स्टेबिलिटी चाहिए तो हम डेट में जाएंगे, इन्फ्लेशन को हेज करना है, 10-12% रिटर्न निकालना है इन्फ्लेशन से अच्छा, तो गोल्ड, ठीक है। अब ये हमारा इसमें बायस नहीं होना चाहिए, मतलब अगर ऐसे नहीं होना चाहिए कि मैं रियल एस्टेट बहुत अच्छा कर रहा है तो मैंने सारा पैसा उसमें डाल दिया, गोल्ड ऊपर जा रहा है तो मैंने सब उसी में डाल दिया, या इक्विटी अच्छी जा रही है तो मैंने मार्केट में सारा पैसा लगा दिया। तो हमें अपनी, जो मैंने बताया था अभी, एसेट प्रोफाइल, हमें अपना रिस्क प्रोफाइल करना है। तो जो हमारा रिस्क प्रोफाइल है उसी के हिसाब से हम ये मिक्स एंड मैच करेंगे। कितना इक्विटी, अगर मेरा रिस्क प्रोफाइल बहुत कम है, मैं कंजर्वेटिव हूँ, तो इक्विटी 15%, 20% हो गया, बाकी मेरा एफडी में हो गया। मेरा रिस्क रिस्क अगर मॉडरेट है तो 50 इक्विटी, 50 एफडी या गोल्ड, ठीक है ना। तो इस तरह से उसको हम बैलेंस आउट करेंगे, जो हमारा रिस्क प्रोफाइल है उसी के हिसाब से हम जो है अपनी ये प्लानिंग करेंगे, एसेट एलोकेशन करेंगे, राइट। कहीं भी हमें अपना बायस नहीं दिखाना, और जो बायस दिखाते हैं उनके लिए स्टडी है ये, टुडेज विनर इज टुमारोज लैगार्ड। आज जो भाग रहा है एसेट क्लास, वो कल को नेगेटिव भी हो सकता है। तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है, स्टडी है इनफैक्ट वैल्यू रिसर्च की, जिसमें वैल्यू रिसर्च ने रिसेंट के 5 साल की स्टडी डाली है, जिसमें उसने दिखाया है कि किस तरह से एसेट क्लास बिहेव कर रहे हैं, रिटर्न दे रहे हैं पिछले 5 साल में। तो इक्विटी को भी इन्होंने 3 पार्ट में बांट दिया, स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप। आप देखेंगे कि 2021 में आप देखें तो स्मॉल कैप ने 59.1% रिटर्न दिया था, और सबसे नीचे कौन है? सिल्वर, -8.2, ठीक है। तो 2021 में स्मॉल कैप 59.1% पॉजिटिव एंड सिल्वर 8.2 नेगेटिव। आज हम देखें 2025 में, तो हर कोई सिल्वर की बात कर रहा है। सिल्वर, मैंने यहाँ 78.4 लिखा है, लेकिन जब मैं ये बात कर रहा हूँ, ये बात करते करते सिल्वर ने इस साल में 125% रिटर्न दे दिया, ठीक है। और स्मॉल कैप मेरा -5.1 लिखा है, लेकिन ये -7 या -8% हो चुका है इस टाइम पे। तो 2021 का जो विनर था, वो 2025 में भी लूजर है, और 2021 का जो लूजर है वो 2025 में सुपर विनर, मतलब सबसे आगे चल रहा है। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि जो विनर है ना एसेट क्लास में, वो चेंज होते रहते हैं। तो पास परफॉर्मेंस को देख के, या अभी क्या चल रहा है उसमें हम कूद के बैठ जाए उस चीज़ में, सिल्वर चल रहा है तो सारा पैसा सिल्वर में डाल लिया, स्मॉल कैप चल रहा है तो स्मॉल कैप में डाल लिया, इस चीज़ से हमें बचना है। तो इसके लिए हमारे पास एसेट एलोकेशन हमारे काम आता है, ठीक है। तो इससे हम ये सीखना है बेसिकली कि प्रॉपर एसेट एलोकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे पास सिल्वर है, होना चाहिए, गोल्ड भी होना चाहिए, इक्विटी भी होनी चाहिए, एफडी भी होनी चाहिए, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज भी होनी चाहिए, लेकिन वो एक प्रोपोर्शन में होनी चाहिए जो हमारे रिस्क प्रोफाइल हमारा अलाउ करे। दूसरा पॉइंट, अपने पोर्टफोलियो का हमें पीरियोडिक रिव्यू भी करना है।
अब वो दिन चला गया कि बाय एंड फॉरगेट वाली स्ट्रैटेजी अभी काम नहीं करती, कि कुछ चीज ले ली और भूल गए। अभी लेके हमें उसको 6 महीने में, 1 साल में उसको देखना है कि इसका क्या रिटर्न आ रहा है, कैसा है क्या नहीं है। और तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट, हमें अपनी पास्ट परफॉर्मेंस को चेज नहीं करना है। ठीक है, जो अभी चल रहा है हम सब उसी में घुस जाए, तो दैट इज नॉट अ प्रूडेंट थिंग टू डू। ये हमारा एसेट एलोकेशन का इंपॉर्टेंस हो गया। पावर ऑफ इन्वेस्टिंग अर्ली। अब जब हमने एसेट एलोकेशन के बारे में समझ लिया, तो इन्वेस्टिंग के बारे में भी समझना हमें बहुत ज़रूरी है। इन्वेस्टिंग में ना सारा खेल जो है वो टाइम का होता है। एक कहावत है, टाइम इन द मार्केट इज मोर इम्पॉर्टेंट देन टाइमिंग द मार्केट। यानी कि कई लोग मार्केट टाइमिंग करने की कोशिश करते हैं कि मुझे मार्केट में पैसा लगाना है, लेकिन जब गिरूंगा तभी लगाऊंगा। मुझे बेचना है, जब वो ऊपर जाएगा तभी बेचूंगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि जब मैं ट्रेन में बैठूं, ट्रेन तभी चलनी चाहिए। तो वो होता है मार्केट को टाइम करना। वो कभी काम नहीं करता मार्केट में, कितने भी एक्सपर्ट हो, मार्केट को कोई टाइम नहीं कर पाता। तो मार्केट को आपको टाइम देना पड़ता है। द लॉन्गर टाइम यू गिव टू द मार्केट, उतना ही आपका वो उसमें बेनिफिट उसमें होता है। यू गेट द बेनिफिट ऑफ कंपाउंडिंग। ठीक है, कंपाउंडिंग क्या होती है? सिंपल है, ये फॉर्मूला हम सब ने पढ़ा होगा अपने मैथमेटिक्स की बुक्स में। ए इज इक्वल टू पी 1 + r/100 टू द पावर n। ये जो पावर है n, दिस n इज योर टाइम। इसमें हमारे हाथ में कुछ नहीं है, रिटर्न हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन एन जो है ना, टाइम, दैट इज इन आवर हैंड, वो हमारे हाथ में है। और सबसे बड़ा टूल वही है, क्योंकि वो एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है। दिस इज पावर एन। ठीक है ना, ये एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है, 2 टाइम्स, टू टाइम्स एक्सपोनेंशियल, 3 टाइम्स एक्सपोनेंशियल। तो टाइमिंग इज नॉट इंपॉर्टेंट, टाइम इन द मार्केट इज मोर इंपॉर्टेंट। तो जितना अर्ली हम इन्वेस्ट करें, जितना टाइम दे, दैट इज बेटर। इसको हम समझेंगे एक एग्जाम्पल के साथ अगेन। फॉर एग्जाम्पल, 3 दोस्त हैं, अमर, अकबर, एंथोनी। ठीक है, अब ये तीनों डिसाइड करते हैं कि हमने 15,000 रुपये महीना स्टार्ट करना है अपना SIP फॉर एग्जाम्पल। और तीनों को मार्केट 12% रिटर्न दे रहा है। और तीनों ने 60 साल की एज तक इसको इन्वेस्ट करना है। 15,000 रुपया, सेम रिटर्न, सेम रिटायरमेंट एज। लेकिन अमर पहले स्टार्ट करता है 25 साल की उम्र में। ठीक है, अकबर को बाद में थोड़ा लेट हो जाता है, डिले करता है, बट 35 साल में वो भी स्टार्ट कर देता है। एंथोनी सोता रहता है, बाद में उसको पता चलता है अरे इन्वेस्ट करना चाहिए मुझे, तो 45 की एज में वो भी इन्वेस्ट कर लेता है। आप देखिए इन तीनों में 10-10 साल का गैप है, लेकिन जो इनका रिटायरमेंट कॉर्पस है, अमर जो कि 25 साल में स्टार्ट कर दिया, ही इज एबल टू गेट अ कॉर्पस ऑफ 9.75 करोड़ रुपीज एट एन एज ऑफ 60। वहीं अकबर सिर्फ 10 साल लेट उसने स्टार्ट किया, तो उसका कॉर्पस गिर के 2.85 हो गया। एंड एंथोनी ने फिर 10 साल और लेट किया, तो उसका कॉर्पस और ज्यादा, 0.76 करोड़, 76 लाख रुपीज ओनली। ठीक है ना, तो टाइम जिसने ज्यादा दिया उसका कॉर्पस भी ज्यादा हुआ। अब आप बोलेंगे कि 10 साल का फर्क भी तो है, तो 10 साल में कितना उसने कर लिया? 15,000 महीना, 1 साल का 1,80,000, 10 साल का 18 लाख। 18 लाख उसने ज्यादा इन्वेस्ट किया अमर ने, लेकिन उसको 7 करोड़ ज्यादा उसको रिटर्न मिला। ठीक है, सो दिस इज व्हाट आई मीन टू से, पावर ऑफ इन्वेस्टिंग, पावर ऑफ कंपाउंडिंग। सो द लॉन्गर यू स्टे इन द कोर्स, द बेटर इट इज फॉर योर कॉर्पस। तो टाइम जो हमारे हाथ में है वो हमें लेके चल रहा है, हम टाइम देंगे तो सब कॉर्पस बनेगा हमारी। कंपाउंडिंग जो हम बात कर रहे हैं ना, इसको हमें हिस्टोरिकली भी समझना बहुत जरूरी है, कि जो कंपाउंडिंग है ये होती कैसे है, क्या इसका कोई हिस्टोरिकल एविडेंस है? तो सिंपल सी बात है कि जो हमारा सेंसेक्स है, हम उसी को पकड़ लेते हैं जो हमारा बेंचमार्क है। 1986 में सेंसेक्स लॉन्च हुआ था 100 रुपए पे। ठीक है, आज हम 2025 में बैठे हैं, खत्म हो गया 2026 मान लिया। 85,000 अप्रोक्सीमेटली इज द वैल्यू ऑफ सेंसेक्स टुडे। 100 रुपए का सेंसेक्स 85,000 हो गया, यानी कि 850 टाइम्स, विच इज अ CAGR ऑफ 15%। ये हिस्टोरी का है। हम जो 12-15% बोलते हैं ना, वो हम गैस नहीं कर रहे, हम पिछले 40 साल का इतिहास देख रहे हैं। इन 40 सालों में आपका हर्षद मेहता का स्कैम भी हुआ, आपका केतन पारेख का स्कैम भी हुआ, 2000 में आपका .com बबल भी हुआ, 2008 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस भी आई, 2016 में आपका डिमोनेटाइजेशन आया, 2020 में आपका कोविड आया, फिर आपका रशिया यूक्रेन वॉर भी हुआ। ये सारे स्कैम्स हुए, वॉर हुए, लेकिन मार्केट बढ़ता गया, बढ़ता गया। ठीक है, तो ये ग्रोथ किसको मिली? जिसने टाइम दिया मार्केट में। जो मैं कह रहा था, जो ये सोचता गया कि भाई वॉर हो रहा है, मैं तो बाद में करूंगा, अरे ये मार्केट गिर गया, कोविड हो गया, और सब डर गए, ठीक है नहीं करा। तो जो निकल गया, टाइमिंग करके निकल गया मार्केट से, या नहीं करा, डिले करा, यू विल गेट नथिंग बेसिकली, है ना।
वो तो टॉप पे बाय करेगा, बॉटम पे बेचेगा। तो द आइडिया इज टू स्टिक टू द इन्वेस्टमेंट, उसको टाइम देना है, ठीक है। इसी कंपाउंडिंग पे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, हालांकि आप आंसर अभी दे नहीं पाएंगे, बट आप जस्ट अपने मन में सोचिए। एक क्वेश्चन है आपसे, ऑप्शन ए कि मैं आपको 10 करोड़ रुपए आज दे दूं, ठीक है, आज दे दो। और ऑप्शन बी ये है कि मैं आपको आज 1 रुपया देता हूँ, जो हर रोज डबल होगा, और 31वें दिन में जो बनेगा उसका वो आपको मिलेगा। यानी कि आज 1 रुपया हो गया, वेरी गुड, आंसर इज बी। अच्छा, आज 1 रुपया हो गया, कल 1 का 2 हो गया, फिर 2 का 4 हो गया, 4 का 8 हो गया, तो डबल हो रहा है। तो 31वें दिन में जो होगा वो आपको मिलेगा। आप इसमें क्या लेंगे? somebody said ऑप्शन बी। और कोई बोल सकता है इसका क्या आंसर हो सकता है? 10 करोड़ या 1 रुपया, कंपाउंडिंग, डबलिंग एवरी डे फॉर 31 days। सो यस, योर राइट आंसर इज 1 रुपी। आपने इमेजिन नहीं किया होगा 1 रुपए के साथ कि 31 दिन तक ये 107 करोड़ रुपए बन जाएगा, बट यू कैन फाइंड इट। इनिशियली आपने देखा कि 1 रुपए का 2 रुपया हुआ, 2 रुपए का 4 हुआ, 4 का 8 हुआ। इनिशियली द प्रोसेस ऑफ कंपाउंडिंग वॉज वेरी 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 स्मॉल, वेरी वेरी स्लो, है ना, हम उसको इमेजिन भी नहीं कर पा रहे थे। लेकिन जहां हमने उसको टाइम दिया तो लेटेस्ट स्टेज में आपने देखा कि 32 करोड़ रुपए बढ़ रहा है, 64 करोड़ रुपए बढ़ रहा है एक दिन में। तो दिस इज पावर ऑफ कंपाउंडिंग, दिस इज द पावर ऑफ स्टेइंग लॉन्ग इन द गेम, राइट। सो आई होप आई एम क्लियर अबाउट कंपाउंडिंग एंड टाइम। बहुत फाइनेंशियल प्लानिंग में ये बहुत ज़रूरी है, समय देना, क्योंकि सारे गोल आपके शॉर्ट टर्म नहीं होते, कई गोल आपके लॉन्ग टर्म होते हैं। इट्स अ वेरी लॉन्ग जर्नी एक्चुअली, राइट। सो अब हम थोड़ा सा ब्रीफली पढ़ लेते हैं कि वो कौन कौन से गोल्स हैं हमारे, तो वो कौन कौन से हमारे टूल्स हैं हमारे पास, जो कि हमें वेल्थ क्रिएशन में हमारी हेल्प करेंगे। तो बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली रेगुलेटेड प्रोडक्ट्स, तो एनपीएस एंड म्यूचुअल फंड्स आर वेरी वेरी पावरफुल टूल्स टू accumulate wealth। एनपीएस आपका रिटायरमेंट कॉर्पस का बहुत अच्छे से टेक केयर करता है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, बहुत पावरफुल टूल है। तो लेट्स डू कि हम स्टेप बाय स्टेप हमें एनपीएस को कैसे अप्रोच करना है अपने रिटायरमेंट कॉर्पस को, ठीक है। तो पहला स्टेप हमारा क्या होना चाहिए, जो मैंने बताया पहले भी, रिस्क प्रोफाइलिंग। एनपीएस भी क्या है? एनपीएस भी एक इन्वेस्टमेंट ही है, पैसा कट के आपका एनपीएस में जाएगा, मार्केट में जाएगा, ठीक है। तो आपको अपने रिस्क एपेटाइट पता होना बहुत जरूरी है। तो पहला स्टेप ये हो गया कि रिस्क प्रोफाइलिंग करनी है आपने अपनी। जो रिस्क प्रोफाइलिंग होती है उसका, आप गूगल में टाइप करोगे रिस्क प्रोफाइलर, तो आपको मिल जाएगा। 10-12 क्वेश्चन होते हैं, तो उससे आपको पता चलेगा कि आप कंजर्वेटिव हैं, मॉडरेट हैं, या एग्रेसिव हैं, ठीक है। पहला स्टेप आपने कर लिया रिस्क प्रोफाइलिंग। इसमें इसमें मैं बहुत लोगों से मिल रहा हूँ, उनकी एनपीएस, उनको एनपीएस का गाइड कर रहा हूँ, तो मैं देख रहा हूँ कि कई लोग क्या कर रहे हैं कि वो दूसरे का कॉपी कर रहे हैं, कि तूने एक्स वाले का एग्रेसिव प्लान लिया तो मैं भी वो ले लेता हूँ, अच्छा तूने उसका एक्टिव का वो लिया तो मैं भी वो ले लेता हूँ। तो ये पोर्टफोलियो कॉपी यहाँ पे नहीं करना है, इट्स बिग मिस्टेक, ठीक है ना। वो वो व्यक्ति क्या है कि वो दूसरा दूसरा बंदा जो है, उसका क्या रिस्क प्रोफाइल है आपको नहीं पता। उसके उसको उसका फैमिली से 5 करोड़ रुपये मिला हुआ है, 5 करोड़ है उसके पास फैमिली का दिया हुआ, उसका उसके फादर का घर है, उसकी अच्छी, ही इज इन गुड फाइनेंशियल कंडीशन, उसका कोई डिपेंडेंट नहीं है, तो वो उड़ा सकता है अपना, ठीक है ना। बट आपको कैसा करना है वो आप अपने रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से उसको देखिए। उसके बाद एसेट एलोकेशन, जो मैंने बताया। अब इसके कंपोनेंट 4 होते हैं, ई सी जी ए। ई इज इक्विटी, सी इज कॉर्पोरेट बॉन्ड, जी इज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, एंड ए इज ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट। ए को हम छोड़ देते हैं क्योंकि ए का ज़्यादा वेटेज होता नहीं है, 5% होता है। तो हमें देखना है कि अपने रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से हम कितना ई लें, क्योंकि सारा खेल जो है इसमें ई का है। जो आपके रिटर्न आएंगे वो ई से आएंगे, जो रिस्क है आपका वो भी ई से ही है। आपका पोर्टफोलियो बढ़ेगा तो ई से, गिरेगा तो ई से, इक्विटी से आई मीन टू से, ठीक है। तो रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से हम अपनी इक्विटी को अलोकेट करेंगे। आपका अब हम आते हैं चॉइस कौन सी हमें लेनी चाहिए, ठीक है। तो चॉइस जो हम लेते हैं इसमें बेसिकली आपके पास 2 चॉइस हैं इसमें, ऑटो एंड एक्टिव चॉइस, राइट। सो ऑटो क्या है और एक्टिव क्या है? ऑटो में सिंपल सी बात है कि जो बटन है वो पेंशन फंड मैनेजर के हाथ में है, पीएफएम के हाथ में है, आपके हाथ में कुछ नहीं है, आपके हाथ में कोई कंट्रोल नहीं है इसमें, ये ऑटोमेटिक मोड पे चलता रहेगा। तो उसमें 3 कैटेगरी हो गई, ठीक है। एक्टिव में क्या है? एक्टिव में पूरा बटन आपके हाथ में है, आपको जो ई सी जी में आपको एलोकेशन करनी है वो आप खुद कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो ऑटो में आपको कैटेगरीज डिफाइंड है। LC 75 हो गया आपका, जो कि एग्रेसिव कैटेगरी हो गया। LC 50 हो गया,
जो कि आपका मॉडरेट हो गया, और LC25 हो गया कंजर्वेटिव, और एक आपका हो गया बैलेंस लाइफ साइकिल फंड, एक वो भी हो गया। ठीक है, तो इन सब में आपका जो एलोकेशन है वो पहले से ही फिक्स्ड है, जो कि आप कुछ नहीं कर सकते। आपने LC75 ले लिया तो इक्विटी 75 ही रहेगी, और साल में एक बार वो रीबैलेंस होती रहेगी। एक्टिव में पूरा कंट्रोल आपके हाथ में है, आप इक्विटी जितना मर्जी डालिए 75% तक। ठीक है ना। तो इसमें बेसिकली मैं आपको एक मोटा मोटा बता देता हूँ कि जो किस तरह से हमें इसको चूज करना है, ब्रॉडली हमें क्या देखना है। जो 35 साल की एज तक हैं, 35 तक की जिनकी एज है, उनको कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, उनको ऑटो में LC75 ले लेना है, क्योंकि ऑटो में और एक्टिव में बहुत फर्क है इक्विटी का। लेकिन 35 की एज तक कोई डिफरेंस नहीं है बेसिकली। तो 35 साल जिसकी एज से कम में है वो LC75 ले ले। ठीक है, ऑटो में। अगर आपकी एज 35 से 50 साल है, ठीक है, और आपको मार्केट का एक्सपीरियंस है, आपको आपको मार्केट का पहले से ज्ञान है, नॉलेज है, तो आपको लेना चाहिए एक्टिव चॉइस। क्योंकि एक्टिव चॉइस में आपको अ, 3 तरह के अलग अलग पेंशन फंड मैनेजर मिल रहे हैं। ऑटो में एक ही मिलेगा, एक्टिव में 3 मिलेंगे। तो 3 इज ऑलवेज बेटर। इक्विटी में एक्सपर्ट कोई और AMC है, PFM है, कॉर्पोरेट बॉन्ड में कोई और है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में कोई और है। ठीक है, इसका हिस्टोरिकल डेटा अवेलेबल है। तो इक्विटी में कोई अच्छा कर रहा है, कोई सी में अच्छा कर रहा है, कोई जी में अच्छा कर रहा है, तो उसी के हिसाब से आप अपना पोर्टफोलियो बना लीजिए। ठीक है, अगर लेकिन आपको बहुत एक्सपर्टीज नहीं है, बहुत दिमाग नहीं लगाना, ठीक है, और तो आपको एक्टिव में क्या है कि आपने एक बार पोर्टफोलियो बना लिया ना, तो उसकी रीबैलेंसिंग भी आपने ही करनी है। लेकिन ऑटो में ऐसा नहीं है। ऑटो में क्या है, ऑटो में बेसिकली रीबैलेंसिंग साल में एक बार ही होगी आपकी। ठीक है, अब आपने इसमें बेसिकली, अच्छा इसमें जो है ना एक गलती और करते हैं लोग। मान लिया कोई व्यक्ति एग्रेसिव है, वो चाहता है कि मेरे रिटर्न बहुत अच्छे हैं, उसकी एज है 35 साल। ठीक है, अब वो 35 से ऊपर हो गया। तो एग्रेसिव में जो LC75 है, और जो एक्टिव का जो में आप 75% लेते हैं, उसमें बहुत फर्क है। एग्रेसिव में जो LC75 है, उसमें आपको 35 साल की एज तक आपका इक्विटी एक्सपोजर 75% है, लेकिन उसके बाद हर साल वो 4-4%, 3-3% गिर रहा है। तो बाय द टाइम यू रीच एन एज ऑफ 50, आपका एलोकेशन इक्विटी में सिर्फ 20% रह जाता है, अग्रेसिव प्लान में। माइंडेड। ऑटो में एग्रेसिव प्लान में आप चूज करते हैं LC75, तो 50 तक आते आते आपकी इक्विटी सिर्फ 20% रह जाती है, वो कम होते जाती है। जबकि एक्टिव में आपने एक बार इक्विटी 75% सेट कर दी, तो 50 साल की एज तक आते आते भी वो 75 ही रहेगी। सो इट इज़ वेरी ऑब्वियस कि अगर आपको अच्छे रिटर्न चाहिए, आप रिस्क लेने की कैपेबिलिटी है आपके अंदर, तो यू शुड डेफिनेटली गो फॉर एक्टिव चॉइस, और वहां जाके अपनी इक्विटी को 75% कर दीजिए। आपका कॉर्पस ऑटो वाले से कम 25 से 30% ज्यादा बनेगा, आपका जो वेल्थ क्रिएट होगी उसमें। ठीक है ना, ये सिर्फ एग्रेसिव वालों के लिए है। अदरवाइज ये जो टॉपिक है एनपीएस का, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इसके ऊपर तो पूरा 1 घंटे का सेशन हो सकता है, इससे बहुत माइनर सी चीज़ें भी हैं। बट मेन पॉइंट, बॉटम पॉइंट ये है कि आप अपने रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से करें, और एक दूसरी कॉपी बिल्कुल ना करें। ठीक है, कोशिश करिए एक्टिव चॉइस में जाने की, अगर आपको मार्केट की नॉलेज है। ठीक है, और साल में एक बार जरूर अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू करिए। जो आपकी वेबसाइट है एनपीएस की, वहाँ पे आपको हर पोर्टफोलियो का परफॉर्मेंस का डेटा मिल जाएगा, देयर यू कैन चेक इट। ठीक है, अब जो आपका रिटायरमेंट कॉर्पस जो बनता है इसमें, वो आपको पता ही है कि 60% टैक्स फ्री है, जो कि इसकी बहुत अच्छी बात है। और 40% जो है वो एन्युटी बन जाती है, मंथली पेंशन बन जाती है। ना एक अच्छी बात है और एक बुरी बात है, काइंड ऑफ। 60% टैक्स फ्री है, कैपिटल गेन पे कोई टैक्स नहीं है। लेकिन 40% पे जो आपकी मंथली पेंशन बनेगी, एक तो वो पेंशन पूरी जिंदगी भर कांस्टेंट रहेगी। मान लिया आपकी पेंशन बनी 50,000 60 साल की उम्र में, तो 70 साल में भी 50,000 ही मिलेंगे, 80 साल में भी 50,000 ही मिलेंगे। इन्फ्लेशन एडजस्टेड नहीं होगा, ये बढ़ेगा नहीं। ठीक है, और दूसरा क्या है कि जो एनविटी में आपका जो रिटर्न होता है IRR, वो 5 से 6% होता है। ठीक है, तो कई बार ऐसा होता है कि जिनको बहुत लेविश लाइफस्टाइल होता है, जिनको रिटायरमेंट के बाद अच्छा एंजॉय करना है, उनके लिए कॉर्पस में उनको थोड़ा सा और मेहनत करनी पड़ेगी म्यूचुअल फंड के जरिए। वो सिर्फ एनपीएस से रिटायरमेंट कॉर्पस का काम उतना अच्छे से नहीं बनेगा। ठीक है, बनेगा, अच्छा बनेगा, लेकिन थोड़ा उनको और शॉर्टफॉल पड़ेगा। तो वो रिटायरमेंट का डेफिसिट वो पूरा कर सकते हैं बाकी अपने म्यूचुअल फंड से। ठीक है ना। तो अदरवाइज एनपीएस इज अ वेरी गुड टूल फॉर योर रिटायरमेंट प्लानिंग, इट्स अ वेरी गुड टूल।
दूसरा हमारा हो गया इन्वेस्टमेंट टूल, हमारा म्यूचुअल फंड्स। आई होप ये सभी लोग करते होंगे, एसआईपीस वगैरह। ठीक है, 4 एसेट क्लास हैं जो मैंने बताया, 45 एएमसीज हैं, 3000 से ज़्यादा स्कीम्स हैं इसमें। अगर हम कैटेगरीज देखने जाएं तो इक्विटी, डेट फंड, हाइब्रिड फंड, अदर एसेट्स, ये चार ब्रॉडली, ये चार कैटेगरीज होती हैं। इक्विटी फंड में जो हम सबको पता है, मोटा मोटा ब्रॉडली देखें तो लार्ज कैप हो गया, मिड कैप हो गया, स्मॉल कैप हो गया। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और मैं बताना भूल गया, एनपीएस और म्यूचुअल फंड ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं। फर्क ये होता है कि एनपीएस में जो इक्विटी का एक्सपोजर है वो टॉप 200 स्टॉक्स में ही लेते हैं, राइट। म्यूचुअल फंड में क्या है कि आपका जो इक्विटी का एक्सपोजर है वो डिपेंडिंग अपॉन द स्कीम, जो 5000 प्लस स्टॉक्स हैं हमारे यूनिवर्स में, वो कहीं भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा है, यहाँ पर रिटर्न जनरेट करने की क्षमता ज़्यादा है, यहाँ पर कस्टमाइजेशन ज़्यादा पॉसिबल है म्यूचुअल फंड में एज कम्पेयर टू एनपीएस। सो एनपीएस में टॉप 200, और यहाँ पर आप किसी में भी कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द स्कीम। तो लार्ज कैप में आपका क्या हो गया, लार्ज कैप बेसिकली हमारे वो हो गए कि जो हमारे टॉप 100 कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, राइट। लार्ज कैप। मिड कैप हो गया आपका जो 101 से लेके 250 नंबर तक की कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। और स्मॉल कैप हो गए आपके जो 250 से लेके 5000 प्लस जितने भी हैं वो सारे स्मॉल कैप में आ गए। तो मेनली ये तीन तो आपको पता होंगे, लार्ज, मिड, स्मॉल। इसके अलावा एक कैटेगरी होती है फ्लेक्सी कैप। फ्लेक्सी कैप में क्या होता है कि वो फंड मैनेजर के व्यू के ऊपर होता है कि अगर मार्केट में मेरा व्यू ये है कि मिड कैप ज़्यादा चलेंगे तो मैं अपने पोर्टफोलियो में मिड कैप ज़्यादा रखूंगा, लार्ज कैप थोड़ा कम रखूंगा। अगर मुझे लग रहा है कि स्मॉल कैप और मिड कैप ज़्यादा चलेंगे तो मिड कैप ज़्यादा कर लिया, स्मॉल कैप ज़्यादा कर लिया, लार्ज कैप कम कर लिया। तो उसके पास एक फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। ठीक है। मल्टी कैप क्या होता है, मल्टी कैप में जैसा आपको नाम बताता है कि इसमें हम लार्ज, मिड और स्मॉल, जो मैंडेट होता है सेबी का वो ये है कि आपका मल्टी कैप में 25-25-25, लार्ज में भी 25%, मिड में भी 25% और स्मॉल में भी 25% तक एक्सपोजर ले सकता है। और बाकी का 25% फंड मैनेजर के ऊपर है, राइट। ये हो गया आपका मल्टी कैप। तो ये जो टॉप की हमारी 5 स्कीम्स हो गई, ये तो हो गई आपकी मेन स्कीम, कोर स्कीम। अब जो नीचे है सेक्टोरियल, थीमेटिक, ग्लोबल, ये हमारा पोर्टफोलियो का बहुत छोटा पार्ट होना चाहिए। मेजर पार्ट होना चाहिए शुरू की 5 स्कीम्स और ये हाइब्रिड फंड जो मैं डिस्कस करूंगा। लेकिन सेक्टोरियल फंड और थीमेटिक आपके पोर्टफोलियो का छोटा हिस्सा होना चाहिए। तो सेक्टोरियल फंड क्या होता है, बेसिकली ये होता है आपका जो किसी सेक्टोरियल थीमेटिक किसी पर्टिकुलर थीम में इन्वेस्ट करते हैं। जैसे पावर हो गया, इंफ्रा हो गया, फार्मा हो गया, एफएमसीजी हो गया, बैंकिंग हो गया, ठीक है, आईटी हो गया। तो ये उस पर्टिकुलर थीम में इन्वेस्ट करते हैं। और ग्लोबल और इंटरनेशनल फंड्स आपके कौन से हो गए, जो वर्ल्ड में कहीं भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। नैस्डैक में कर लिया, यूएस में कर रहे हैं, ठीक है, चाइना में कर रहे हैं, आपका हांगकांग में कर रहे हैं, एशिया पैसिफिक में कर रहे हैं, तो वो कहीं भी कर सकते हैं। सो बाय द वे, इंडिया का जो मार्केट है वो पूरे वर्ल्ड का 0.65% है ओनली। ठीक है ना। तो यू हैव अपॉर्चुनिटीज टू इन्वेस्ट ग्लोबली ऑल्सो एंड देर आर फंड्स विच अलाउज दैट। ठीक है। तो वो आपको अपना व्यू लेना है कि कौन सा मार्केट चल रहा है, और एक छोटा सा एक्सपोजर आप ले सकते हैं नीचे की 3 स्कीम में। मेन आपका रहेगा ऊपर की 5 स्कीम, और नीचे की थोड़ा कम एक्सपोजर, 20% तक। डेट फंड छोड़ दीजिए, ये आपको नहीं समझना, क्योंकि वी आर ब्लेस्ड, वी आर बैंकर्स, हमको 1% ज़्यादा मिलता है पब्लिक से, तो हम डेट फंड को बीट कर लेते हैं सेफ्टी के साथ। ठीक है, नो नीड टू अंडरस्टैंड दिस। हाइब्रिड फंड बहुत अच्छी कैटेगरी हो गई अगर किसी को लमसम पैसा डालना है अगर एक साथ। ठीक है, तो उसमें क्या है बेसिकली आपका कि जैसे मैंने बताया, हाइब्रिड में आपका डेट भी होता है, इक्विटी भी होता है, और कई कई बार आपका गोल्ड और सिल्वर भी होता है। तो ये ब्रॉडली 4 कैटेगरीज हैं, एग्रेसिव, बैलेंस्ड, कंजर्वेटिव। एग्रेसिव जिसमें इक्विटी ज़्यादा होती है, बैलेंस जिसमें बराबर होती है इक्विटी डेट, और कंजर्वेटिव में इक्विटी कम होती है, बिल्कुल हमारे एनपीएस की तरह ऑलमोस्ट। फिर होता है हमारा मल्टी एसेट एलोकेशन। नो दिस इज माय फेवरेट कैटेगरी, सबसे अच्छी कैटेगरी मेरे को ये लगती है। इसमें आपका मैंडेट ये होता है कि कम से कम 3 एसेट क्लास में इन्वेस्ट करना है। मान लिया कि वो गोल्ड हो गया, डेट हो गया, इक्विटी हो गया, और तीनों में कम से कम 10% का एक्सपोजर होना चाहिए मिनिमम। तो 3 जगह इन्वेस्ट कर सकता है फंड मैनेजर मिनिमम। अगर उसका व्यू है कि गोल्ड अच्छा चल रहा है, सिल्वर अच्छा चल रहा है, तो वो इक्विटी से पैसा निकाल के गोल्ड सिल्वर में डाल देगा। अगर उसका व्यू ये है कि गोल्ड सिल्वर अच्छा चल चुका है, तो वहां से प्रॉफिट बुक करके वो पैसा इक्विटी में डाल देगा। ठीक है। उसको लग रहा है कि इक्विटी मार्केट थोड़ा रिस्की हो गया है और गोल्ड भी नहीं चल रहा, तो वो थोड़ा डेट में पोजीशन बढ़ा देगा। तो बेसिकली ये हमारा मल्टी एसेट में सब चीज़ों में वो प्ले करता है।
तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट कैटेगरी। किसी को लमसम डालना हो तो दीज आर सम वेरी गुड कैटेगरीज, दिस यू कैन ट्राई। ठीक है, एसआईपी के लिए आपको बड़े एग्रेसिव प्लान में जाना है, क्योंकि एसआईपी में कॉस्ट का एवरेजिंग होता है, ऊपर नीचे जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, लेकिन अगर लमसम डालना है तो हाइब्रिड फंड्स आर द बेस्ट फंड्स। और बाकी हमारे हो गए अदर एसेट्स, गोल्ड एंड सिल्वर। तो आपको पता ही है गोल्ड के सिल्वर के ईटीएफ आते हैं, सो दोज आर गुड इंस्ट्रूमेंट। गोल्ड सिल्वर के इंडेक्स फंड भी आते हैं, उसमें भी कर सकते हैं। रीट्स और इनविट्स ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है नहीं इंडिया में अभी। ये बेसिकली फ्रैक्शनल रियल एस्टेट होता है ये, और ये प्री लीज्ड प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करते हैं, कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज में, और वहां से जो रेंट आता है वो आपको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, तो ब्रॉडली ये हमारा म्यूचुअल फंड का हमारा एक यूनिवर्स है जहां हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अपने हम प्राइमरी जो हमारे रिटायरमेंट के गोल हैं वो तो हम करेंगे अपना एनपीएस से, और जो बाकी गोल्स हमारे लाइफ के हैं वो उसके लिए हमारा म्यूचुअल फंड हमारा हो गया। राइट, सो बोलते हैं ना म्यूचुअल फंड सही है, सब ऐड भी कर रहे हैं आजकल, सो डेफिनेटली इट कैन बी डन। एंड हाँ, अब बहुत सारी स्कीम्स हो गई, बहुत सारी चीजें हो गई, तो हमें डिसाइड कैसे करना है कि हम कहाँ इन्वेस्ट करना है हमको। ठीक है, तो जैसे हम डिसाइड करते हैं कि अगर हमें अपने घर के नीचे परचून की दुकान में जाना है तो हम पैदल जाएंगे, अगर हमें अपने ऑफिस जाना है तो हम गाड़ी में जाएंगे, अगर मुझे देहरादून से दिल्ली जाना है तो मैं गाड़ी में जाऊंगा, ट्रेन में जाऊंगा, और मुझे बाहर जाना है तो मैं बाय प्लेन जाऊंगा। तो डिस्टेंस डिसाइड कर दी कि मेरा व्हीकल क्या है। वैसे ही यहाँ पर आपको किस प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करना है वो डिपेंड करता है आपके टाइम होराइजन के ऊपर। अगर 3 साल तक का आपका टाइम होराइजन है, आपका गोल 3 साल के अंदर अंदर आ रहा है, तो आपको कहीं नहीं करना, सिर्फ एफडी में करना है और बैंक की आरडी में करना है। दीज आर द बेस्ट प्रोडक्ट फॉर यू, फॉर बैंकर्स ऑल्सो। ठीक है, 3 से 7 साल तक का अगर आपका है तो हाइब्रिड फंड, लार्ज फंड्स और गोल्ड ईटीएफ, दीज आर स्टेबल इंस्ट्रूमेंट्स। इसमें आपको मैंने बताया पीछे हाइब्रिड फंड्स के बारे में, तो ये कुछ स्टेबल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जहां आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये मार्केट लिंक्ड होंगे, ऊपर नीचे फ्लक्चुएशन होगा, लेकिन कंपैरेटिवली थोड़ा कम होगा। ठीक है ना, और 7 साल से ऊपर जो आपने इन्वेस्ट करना है वो आप बिल्कुल एग्रेसिव होके कर सकते हैं, फ्लैक्सी कैप, मल्टी कैप, मिड कैप, ग्लोबल फंड, स्मॉल कैप, इन सब में कर सकते हैं। तो जितना रिस्क उतना ही ज़्यादा आपका रिटर्न। ठीक है ना, तो बेसिकली कम ड्यूरेशन के लिए हम सेफर प्रोडक्ट में जाएंगे, क्योंकि हम चाहते नहीं है कि जब हमारा गोल पास में आए तो मार्केट गिर जाए और हमारा गोल ना हो पाए। मान लिया मेरे बच्चे की पढ़ाई के लिए 3 साल में पैसा मेरे को देना है, और वो फीस देने का टाइम आ गया और मार्केट गिर गया, तो मैं तो अपना म्यूचुअल फंड थोड़ी ना बेचूंगा। तो ऑब्वियसली वो 3 साल का पैसा मैं एफडी में रख के बैठूंगा, है ना, कि आज 3 साल हो गए, फीस देनी है, एफडी से निकाला दे दिया। ठीक है, अब एजुकेशन, अब मेरे को रिटायरमेंट प्लान करना है तो वो 20 साल के बाद है, तो मैं बाकी चीज़ों में करूंगा। ठीक है, तो दिस इज हाउ इट इज डन। टैक्सेशन कोई पूछ रहा था, तो टैक्सेशन जो है वो बेसिकली आपका सबका अलग अलग होता है। आप उसको एएमसी के जो आपके फैक्ट शीट है ना वो पढ़ना पड़ेगा। कई मल्टी एसेट जो है वो उसमें इक्विटी का टैक्सेशन होता है, कई में जो है वो 2 साल के बाद इक्विटी का टैक्सेशन एलटीसीजी किक इन होता है। तो टैक्सेशन सबका अलग अलग होता है। इक्विटी का आपको पता ही है कि कैपिटल गेन जो होता है वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 20% होता है। 1 साल से पहले अगर आप रिडीम करते हैं तो 20%, 20% इज द टैक्स। 1 साल की बात करते हैं तो 1.25 लाख तक का प्रॉफिट आपका एग्जेम्प्टेड होता है, और उसके ऊपर का जो प्रॉफिट होता है उसके ऊपर 12.5% का टैक्स लगता है। तो वो इक्विटी का टैक्सेशन हो गया। ठीक है ना, सबके अलग अलग होते हैं। सो दीज आर द थिंग्स आई वांटेड टू डिस्कस। बेसिकली टाइम थोड़ा कम था हमारे पास, लेकिन अभी लास्ट स्लाइड है हमारी, हमें मिस्टेक्स कौन सी अवॉइड करनी है ये बहुत ज़रूरी है। 2 चीज़ें फाइनेंशियल प्लान में हैं। आपने स्टार्टिंग अच्छी होनी चाहिए, आपकी आपकी रिस्क मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, और दूसरा कोई मिस्टेक नहीं करनी है हमें पूरी जर्नी में। ठीक है, तो पहली आपका 50% काम तो ऐसे ही हो जाएगा आपका। तो पहला आपका मिस्टेक जो हो गया वो हो गया प्रोकास्टिनेशन, कि भाई मैं आज नहीं कर रहा, मैं कल करूंगा, कल नहीं करूंगा, परसों करूंगा। तो अमर से एंथोनी बनना है तो वो एक अलग चीज़ है। ठीक है ना, लेकिन प्रोकास्टिनेशन से आप टाइम आपके अगेंस्ट में जाएगा और आपका फाइनेंशियल प्लानिंग को बहुत अच्छे से डिस्टर्ब करेगा ये। ओवर कंसंट्रेशन इन रियल एस्टेट, हमें रियल एस्टेट से बहुत ज़्यादा प्यार है, मतलब मैंने अपने लिए घर ले लिया हाउसिंग लोन लेके, ठीक है, अच्छी बात है, मुझे रहना है, पर मैं एक घर और लूंगा वहाँ पे, मुझे वहाँ से रेंट आएगा। तो बेसिकली ये चीज़ें आपको डिस्टर्ब ही करेंगे आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग को, क्योंकि रियल एस्टेट फ्लैट अगर आप लेते हैं फिर वहाँ से आप रेंट लेंगे तो उसमें बहुत हैसल्स हैं, और रिटर्न भी उतने अच्छे हैं नहीं जो आप सोचते हैं बेसिकली, है ना। और एक्टिंग ऑन सोशल मीडिया टिप्स, ये तो आप आपसे बहुत होशियार होंगे, ये चीज़ें हमें नहीं करनी है।
टेलीग्राम पे व्हाट्सएप ग्रुप बनते हैं, ये सब बनते हैं, इंस्टा पे बहुत सारे रील्स आती हैं कि मेरा इतना प्रॉफिट हो गया, ये हो गया, फ्यूचर एंड ऑप्शंस कर लो, ये कर लो। तो ये सब नहीं करने हैं, है ना। अभी पीछे एक एक फिन इन्फ्लुएंसर है, उसको 610 करोड़ की पेनल्टी लगी। उसने 4 लाख रिटेल इन्वेस्टर को अपना कोर्स बेच के और ये टिप्स वगैरह दे के, जो कि सेबी के रूल में नहीं आता, वो सब करा उसने। तो सेबी ने पकड़ लिया उसको, पेनल्टी लगा दी उसके ऊपर, है ना। तो ये सब हमें नहीं करने हैं, सोशल मीडिया टिप्स में नहीं जाना है। चेजिंग हाई रिटर्न्स ब्लाइंडली, जो मैंने बताया स्लाइड में कि जहां रिटर्न मिल रहा है वहीं पे हम कूद गए, वो नहीं करना है। अभी सिल्वर बहुत अच्छा चल रहा है, 125% रिटर्न मिल गया है, लेकिन ये किसको मिला है? जो 1 साल पहले घुसा था। अब जो घुसेगा, अब जो सिल्वर में जाएगा, आपको लगता है कि वो 125% मिलेगा उसको, है ना। हो सकता है कि 2 साल में नेगेटिव भी आ जाए उसका। तो हाई रिटर्न्स नहीं फॉलो करने हैं, करने में चेज करने हैं, हमें एसेट एलोकेशन करना है, सब बढ़िया से हो जाता है, कोई इशू नहीं है। और ये जो मैंने बताया था, कॉपिंग अदर पोर्टफोलियो, चाहे वो म्यूचुअल फंड हो, चाहे वो एनपीएस हो, किसी का पोर्टफोलियो कॉपी नहीं करना है। सबकी रिस्क प्रोफाइल अलग अलग होता है। पर्सनल फाइनेंस क्या होता है? ये एक पर्सनल चीज होती है, सबकी अलग अलग होती है, सबकी कंडीशन अलग होती है। सो डोंट डू दिस, है ना। गोइंग DIY विदाउट एक्सपर्टीज और एक्सपर्ट एडवाइस। DIY मीन्स डू इट योरसेल्फ, सब कुछ मैंने अपने आप ही करना है, भले मुझे आता हो ना आता हो, करूंगा मैं ही, है ना। तो ये सब नहीं करना है। बहुत एक्सपर्ट्स होते हैं जो आपको गाइड करेंगे, फाइनेंशियल कंसल्टेंट्स होते हैं, वो उनकी आप हेल्प लीजिए। और अपना जो दिमाग है ना, हमें अपना पूरा एक्टिव इनकम की तरफ लगाना है। यानी कि हम जो काम कर रहे हैं, हम बैंकर हैं तो हम अपने जॉब पे ज़्यादा ध्यान देना है। एक्टिव इनकम कैसे बढ़ाई जाए, कैसे हम प्रमोशन जल्दी लें, कैसे हमारी सेविंग बढ़े, वहाँ पे ज़्यादा दिमाग होना चाहिए। ये जो म्यूचुअल फंड्स है, एनपीएस है, ये सब पैसिव इनकम है, इनको हमें पैसिव रहने देना है। सो टेक एडवाइस ऑफ सम एक्सपर्ट, ठीक है ना। तो क्रिकेट तो जो है वो गली क्रिकेट भी खेलते हैं लोग और नेशनल भी खेलते हैं, लेकिन गली क्रिकेट में कोच की जरूरत नहीं पड़ती, कोच की जरूरत पड़ती है जब आप नेशनल खेलते हो। ठीक है, विराट कोहली है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसने अपना कोच को हटा दिया। विराट कोहली आज भी, देयर इज वन जेंटलमैन कॉल्ड राजकुमार शर्मा, ही स्टेज इन दिल्ली एंड ही वाज माय नेबर आल्सो। तो वो आज भी उनके कोच हैं, बचपन से लेके आज तक, और वो आज भी जो उनसे अपनी एडवाइस लेते रहते हैं उनसे, है ना। तो हमें वो चीज़ को फॉलो करना है। भाई जो नेपाल में माउंटेन पे जाते हैं लोग माउंट एवरेस्ट चढ़ने के लिए, इतने अच्छे अच्छे माउंटेनियर्स होते हैं, उनको सब पता है कैसे चढ़ना है, लेकिन हर कोई अपने साथ एक शेरपा को लेके जाता है, क्योंकि उसको पता है कि आगे का जर्नी कैसा होगा, उसको मोटिवेट भी करना है, उसके हैंड होल्डिंग भी करनी है। यही काम एक एक्सपर्ट का भी होता है। तो टेक हेल्प ऑफ एक्सपर्ट, अपना स्ट्रेस कम करें। और वैसे ही बैंकर बहुत स्ट्रेस होते हैं, ठीक है ना। तो एक्सपर्ट रहेगा तो वो कुछ काम हो जाएगा। So this is what I wanted to discuss with you, and I think I finished in time, and time was slightly shorter. तो वैसे तो हर स्लाइड की एक स्लाइड 10 स्लाइड बन जाती, लेकिन टाइम कम था, तो आई वांटेड टू कवर एवरीथिंग। और इसके बाद भी कुछ अगर रह गया तो यू कैन रीच मी फॉर एनी गाइडेंस। कुछ अगर किसी को पूछना है एनपीएस के बारे में, म्यूचुअल फंड्स के बारे में, कोई भी प्लानिंग के बारे में, तो दे कैन रीच मी आउट। आई थिंक आई एम डन, मैम। इसमें ऑप्शन है नहीं वैसे, चैट का पूछने का। यस ठीक है दीपक जी। अनिका, आई थिंक। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी, आई थिंक आई एम डन, वरुण जी। You have done all. Okay, या okay, या okay, okay, okay. ओके, ठीक है ना। Then we may join again on next या 16th, श्योर, एंड थैंक्स एवरीवन 17th. फॉर ज्वाइनिंग एंड लिसनिंग टू मी वेरी पेशेंटली। थैंक्स अ लॉट। थैंक्स Thanks. एवरीवन। Thank you. या। Thank you, Deepak ji. Thank you.